हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का 1000 प्रश्नों की महा सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बार फिर से बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक नया सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सुपर टेट एग्जाम व एमपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार सभी क्लासेस को देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल 100% सटीक तैयारी आपकी कराई जा रही है। 120 प्लस मार्क्स की सटीक तैयारी के लिए इन सभी सीरीज के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। आज हमारा पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले 7 पार्ट्स आपको दे चुके हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज आपकी इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, जहां पर जाकर के आप सभी क्लासेस को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे और इसके आविष्कारक की बात की जाती है तो आप लोगों ने एक नियम सुना होगा, एक नियम कह सकते हैं या कहानी कह सकते हैं कि एक सेब उनके ऊपर गिरा था, जहां से गुरुत्वाकर्षण के नियम की शुरुआत हुई थी। ये इनका नाम है दोस्तों न्यूटन, आइजैक न्यूटन। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक जो हैं वो न्यूटन है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। क्रायोजेनिक इंजन, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, देख सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन यानी कि जिनमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही पावर कंज्यूम करते हुए वे ये अपनी तेजी से उड़ते हैं या तेजी का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल में प्रेशर है, इसको किससे मापते हैं। बहुत बार आपको बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को जरूर याद होगा, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वेरोमीटर होता है। वेरोमीटर जो होता है, इसका प्रयोग ये किस लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। तो यहां पर दिया गया, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है। जो हम लेंस आंखों में यूज करते हैं, जो हम देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो लेंस उसकी एसआई पद्धति में यूनिट पूछी गई है, इकाई पूछी गई है, तो इसे दोस्तों डायोप्टर कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। इसे किस रूप में जानते हैं, इसे डायोप्टर कहा जाता है, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, डायोप्टर। डी नंबर ऑप्शन भी आपका दिया गया, तो यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के वल्वों फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि जो हम लाइट वाले वल्व यूज करते हैं, पहले जो आपके येलो कलर वाले वल्व आते थे मुख्य रूप से, उनमें लाइट के लिए जो फिलामेंट लगता था अंदर, आपने बिल्कुल पतली सी एक लाइन ऐसी देखी होगी बल्बों में, वो फिलामेंट कहलाता है। ये फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना हुआ होता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, सभी लोगों ने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे और उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर भी जरूर पता होगा। तो यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। टंगस्टन धातु जो होती है, उसका ये फिलामेंट बना होता है। चूंकि अंदर का जो तापमान होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है ताकि फिलामेंट जो है ये जल ना जाए, फूक ना जाए। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है। मॉडेम का नाम आप लोगों ने कंप्यूटर के अंतर्गत सुना होगा। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपके रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर ये 5 में 5 आप लोग सही कर देते हैं तो ये बहुत आगे आपको लेकर के जाएंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मत सोचिएगा ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो दोस्तों, मॉडेम जो होता है मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर के रूप में इसको जानते हैं, और ये एक हार्डवेयर युक्ति होती है। आपने देखा होगा इंटरनेट यूज करने के लिए या मोबाइल लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किससे करते हैं, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, इंटरनेट पावर प्रोवाइड करने के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। ये एक हार्डवेयर युक्ति होती है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के
के योग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत नाभिक के बारे में। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं, लेकिन जो इसके अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, अंतर्गत आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी जो संख्या होती है उसका जो योग कर देते हैं तो वो किसी जो हमारा परमाणु होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या कहलाती है। बी नंबर ऑप्शन आपका 7 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके क्या कहलाता है? मास पावर, जो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कहलाती है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? वेल्डिंग उद्योग आपने नाम सुना होगा। वेल्डिंग क्या होता है? हम धातुओं को, या कह सकते हैं स्टील हो गया, लोहा हो गया, इसको जोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर पर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एक पदार्थ के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है, उसमें जो टूट फूट हो जाती है उसको जोड़ देते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग उद्योग में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एक सीट पक्की करनी है तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिएगा। सी नंबर ऑप्शन एसिटिलीन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी से आंसर करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ इनमें से किसको कहा जाता है? इसके अलावा आपने शुष्क बर्फ ज़्यादा सुना होगा। सूखी बर्फ में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जिसको हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र भी याद कर लीजिएगा। काफ़ी लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, CO2 नहीं जानते हैं, तो दोनों चीज़ें याद होंगी तो आंसर देने में आसानी रहेगी। ठोस CO2 गैस जो होती है वो शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है। इसकी एक विशेषता होती है कि ये द्रव में परिवर्तित नहीं होती, या तो ये सूखी ऐसी अवस्था में होती जो आपको रुई की तरीके दिखाई पड़ती है, या ठोस रूप में होती, या फिर ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस CO2 गैस के रूप में इसको तैयार किया जाता शुष्क बर्फ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। गो दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? गौ दूध यानी कि गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला, आपने देखा होगा कैसा होता? पीले रंग का होता है। तो ये पीले रंग का क्यों होता है, क्या कारण है? तो आपको बता दें कि दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, और गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उसे कैरोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैरोटीन के रूप में इसको जानते हैं। और कैरोटीन जो होता है इसके कारण ही गाय का दूध जो होता है वो हल्के पीले रंग का हो जाता है, हल्का पीलापन उसमें आ जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पर भी आपको डेली 15-20 क्वेश्चंस के लाइव क्विज कराए जाते हैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग जरूर वहां पर जाकर के उन क्विजेज से जुड़िएगा, लिंक से जुड़ जाइएगा, ग्रुप में जुड़िएगा। और एक क्विज आपको रात को 10 बजे मिलता है, दूसरा क्विज आपको दोपहर में 2 या 2:30 बजे देखने को मिलता है। उन क्विजेज को देख करके जरूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इन सभी में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ऐसा क्वेश्चन आपके सुपर टेट के पेपर में पूछा गया था। तो रासायनिक परिवर्तन यानी कि जिनमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक बदलाव हो रहा, केमिकल चेंजमेंट हो रहा है, वो आप लोगों को बताना। केमिकल चेंजमेंट किस वे में? कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके माध्यम से जब कोई परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और आपको बता दें दोस्तों, लोहे पर जंग लगना ये आपका एक प्रकार का केमिकल चेंजमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोहा जब पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, लोहा जो होता है वो खराब होने लगता है। ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपयोग फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गंदे पानी में फिटकरी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ये एक प्रकार की क्या प्रक्रिया कहलाती है? इस प्रक्रिया को स्कंदीकरण कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्धिकरण की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत आपका स्कंदीकरण की प्रक्रिया आती है। ये आपके, अगर आपने साइंस हाई स्कूल लेवल की अच्छे से पढ़ी होगी, निश्चित तौर पर ये चीजें आपने पहले जरूर सुनी होंगी, और इस प्रकार का पेपर आपका जरूर देखने को मिलेगा। साइंस में आपको ऐसे ही और इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एक एक करके कवर करा रहे हैं। तो आप लोग जरूर क्लासेस को देखते रहिएगा, ये मत सोचिएगा ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो
उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई ऊपर से जब हम चीज़ डाल देते हैं और वो उस रासायनिक अभिक्रिया को की गति को और बढ़ा देती है, उसकी दर को और बढ़ा दे, तो वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी जो प्रोसेस करने की एक कह सकते हैं लिमिटेशन होती है वो और हाई हो जाती है। मान लीजिए कोई प्रक्रिया चल रही है, वो एकदम सामान्य वे में चल रही है और उसमें हम कोई ऐसी धातु मिला देते हैं जिससे कि वो प्रक्रिया जो और तेजी से चलने लगती है, ये तो वो जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल इनमें से किसने दिया था? आपका कह सकते हैं बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और यहां पर ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका डी नंबर, वॉटसन और क्रिक जो हैं इन्होंने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपकी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसको जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए से होती है, उसके माता पिता से उसका डीएनए मैच होता है, यानी कि माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं और ये आपका डीएनए के माध्यम से, डीएनए की संरचना के माध्यम से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मछली जो होती है पानी में किस प्रकार से श्वसन क्रिया करती है, कैसे सांस लेती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। हम लोग कैसे लेते हैं? हमारे अंदर क्या है? फेफड़े हैं, फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु त्वचा के माध्यम से लेते हैं, लेकिन मछलियां जो होती हैं वो पानी के अंदर गलफड़ों के माध्यम से, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, गिल कहते हैं, इन्हें गलफड़े भी कहा जाता है, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं, सांस लेती हैं। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसके माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है, यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा इनमें से किस में पाया जाता है? आपने सुना होगा दालों में बहुत प्रोटीन पाया जाता है और भी कई चीजें जैसे आपका मांस हो गया, इसके अलावा आपका दूध हो गया, इनमें पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा जो दालें होती हैं इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब बात आती है सबसे ज्यादा, सबसे समृद्ध स्रोत की, तो आपका आंसर हो जाएगा सोयाबीन। डी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो सोयाबीन होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का, इसीलिए आपको बताया जाता है कि प्रोटीन सोयाबीन खाने से, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, वो जो सोयाबीन भिगा करके जरूर खाते हैं और ये प्रोटीन की वजह से ही खाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में से विलेय होता है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? देखिए आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से देख लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा। तो आपने सुना होगा ADEK, ये विटामिन आपके जल में घुलनशील नहीं होते हैं और विटामिन बी और सी जो होता है ये आपका जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बी दिया नहीं गया, यहाँ पर विटामिन सी आपका दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, विटामिन सी। इसके अलावा आपको बता दें विटामिन बी ये भी आपका जल में घुलनशील विटामिन के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर विटामिन बी दिया रहता तो हम लोग उसको टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए जल्दी से दोस्तों, सभी लोग क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे से चुनिंदा क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे और आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट बनाने के लिए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनके आंसर अभी पिछले कई दिनों से दे नहीं पा रहे हैं, समय की कमी की वजह से। आपके लिए सिर्फ क्लासेस ला पा रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढते, इसके अलावा अन्य जो टीचर जॉब कर रहे हैं उसके वजह से समय की कमी हो जाती है, इस वजह से आपको आंसर्स नहीं दे पाते हैं और जल्द ही आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं, किस आधार पर सुपर टेट क्लियर करके ही आपके 69,000 वैकेंसी में ही सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसके बारे में भी आपको पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया और किस तैयारी के माध्यम से सिलेक्शन हुआ था वो सब चीज़ें आपको बताएंगे और क्या आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग भी अपनी वैकेंसी की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। एक आदमी 10
मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है। यानी कि 10 मीटर की दूरी को वो देख नहीं पा रहा, उसे धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि उसे क्या बीमारी हो सकती है। 10 मीटर की दूरी आपकी निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत आ जाती है, मायोपिया के अंतर्गत आ जाती है। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही ऑप्शन हम लोग बी नंबर ऑप्शन को कर देंगे। 10 मीटर दूरी कम दूरी के अंतर्गत आ जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हम लोग। दिया गया है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। हम जीव जंतुओं के, सब्जियों के, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया ये साइंटिफिक नेम जो होते हैं ये किस भाषा में होते हैं, किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमेशा किसी भी प्रकार का साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है वो मुख्य रूप से लैटिन भाषा में लिखा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने लैटिन भाषा सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलाते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया टेलीविजन का, टीवी का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शंस दिए गए हैं। टेलीविजन का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था J.L. वेयर्ड, जॉन लॉगी वेयर्ड इनका नाम था। ए नंबर ऑप्शन आपका 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप भूलिएगा मत, तैयार रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की जब हम लोग बात करते हैं तो यह आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसंधान संस्थान 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, 100%, इसलिए जितने बताते चल रहे हैं वो कभी भी आप लोगों को भूलने नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस में से आपको चूज करना कि इनमें से कौन सी खाद्य फसल ऐसी है जिसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। तो जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए इनमें अगर हम लोग टिक करेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल की खेती, धान की खेती में भारत जो है वो अव्वल दर्जे पर आता है, आपका सर्वाधिक उत्पादन के रूप में जाना जाता है। इन फसलों के बारे में बात की गई थी दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये इनके अलावा और फसलें नहीं होती। इन सामने जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें सर्वाधिक रूप में चावल का जिक्र किया जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि का देश कहा जाता है? इनमें से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही सुंदर देश के रूप में जाना जाता है। और यहां पर जब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और आंसर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, तुरंत जितने भी लोग लाइव क्लास में प्रीमियर में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, तुरंत क्लासेस को देखते रहिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कह सकते हैं हम लोग व्यापारिक लेन देन के लिए, व्यापारिक आवाजाही के लिए प्रमुख नहरों में इसका नाम आता है। आपके दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पनामा नहर 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है। कौन कौन से महासागर इसके अंतर्गत आते हैं? तो यहां पर आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों महासागरों को कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग क्लास से जुड़े रहिएगा, अंत में आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। दिया गया, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? यानी कि यह बात किसके द्वारा कही गई थी? डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, इस रूप में कहा गया था। और ये जो वाक्य कहा गया था ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इनका कथन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको पता होगा दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को
बहुत बड़े शिक्षाविद के रूप में जानते हैं। इनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर हम लोग टिक कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से समझते रहिए, क्वेश्चंस को आंसर करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, मैथ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, और वे क्वेश्चन जो 100% एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का जरूर देखने को मिलेगा। दिया गया एक षटभुज के कोणों का योग क्या होता है। षटभुज यानी कि भुजाओं का आपको बता दिया कि कितनी है। 60 माने 6 होता है, एन का मतलब हो गया आपका 6 भुजाएं हो गई। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि कितने भी बहुभुज आ जाएं, कितना भी, अगर उनके अंतः कोणों का योग पूछा गया है तो आपको कर देना है 2n-4 इंटू क्या कर देंगे, इंटू 90 कर देंगे, 90 कर देंगे। यानी कि यहाँ n का मान हमने आपको षटभुज कह दिया, यानी कि 6 हो गया। यानी कि 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 12-4 इंटू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया, कितना 8 बचा, 8 इंटू 90 बराबर क्या कर देंगे, 8 ने 72। यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 720 अंश आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। भुजाओं की संख्या n हो गई, n का मान हमने 6 आपको बता दिया था क्योंकि षटभुज में पूछा गया था। अगर अष्टभुज कर देते, 10 भुज कर देते, यानी कि अगर आपको n का मान पता है, चाहे जितने भी बहुभुज वाला कोण पूछ दिया जाएगा, उसके अंतः कोणों का योग पूछ दिया जाएगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो n थी संख्या वो 6 हो गई, और इसको इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने आपको बता दिया। इसका आंसर जो आएगा 720 अंश आएगा। इसके अंतः कोणों का योग 720 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 45 का मान आप लोगों को बताना है। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। साइन 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों वो 1/√2 होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1/√2। जरूर याद कर लीजिएगा, साइन 45 कॉस 45 इनके मान यही रहते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही को आपको चुनना है। क्या दिया गया देख लीजिए जल्दी से, 12, 30, 48, 72, 96। अब यहां पर आपको सबसे पहले इनके बीच के अंतर को समझना होगा, तब आप लोग आंसर दे पाएंगे, तब आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि 12 में कितने जोड़ दिए कि 30 हो गए, यानी कि यहां पर 18 जोड़ दिए। फिर 30 48 हो गया, यानी कि फिर से 18 जोड़ दिए। अब क्या कर दिया, 48 से 72 हो गया, यानी कि कितने जोड़े हैं, लगाइए हिसाब, 24 जोड़ दिए यहाँ पर। फिर कितने जोड़ दिए आगे, 24, 72 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ दिया गया है, 96 पहुँच गया, यानी कि फिर 24 जोड़ दिया, यानी कि 2 बार 18 जोड़ा, 2 बार 24 जोड़ा। अब इनके बीच अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, यानी कि पहले कितना जोड़ा था, 2 बार 18 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा, फिर 2 बार 30 जोड़ा। यानी कि अब आगे क्या प्रक्रिया चलेगी, आगे 24 जोड़ा, आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो अब 2 बार 30 जोड़ने की आएगी। यानी कि हमें 96 में 30 जोड़ देने तो हमें आगे की संख्या मिल जाएगी। तो जोड़ लीजिए, 96 में जब हम लोग 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। सही आंसर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका 126, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, सिर्फ आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा इसलिए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, नहीं तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, रीजनिंग से इजी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके में इतनी कोई टफ रीजनिंग आती भी नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको दिया गया पूरी श्रृंखला दे दी गई है और गलत पद ज्ञात करना है। पूरी श्रृंखला में से कौन सा पद गलत दिया गया है। तो देखिए पहले क्या दिया गया, 25, 36, 49, 81, 121, 169 और 225। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, क्या क्लियर हो रहा है, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये स्क्वायर दिए गए, यानी कि वर्ग दिए गए हैं। किसके, 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है और 225 आपका 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी कि कौन सा पद गलत है। तो आप दोबारा से ध्यान से देखेंगे, आपको
तुरंत आंसर मिल जाएगा। 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि जो अलग दिख रहा है वो आपको 6 यहाँ पर अलग दिख रहा है। बाकी कैसी संख्याएं दिख रही हैं? विषम संख्याएं दिख रही हैं, यानी कि बाकी जो आपके दिए गए वो क्या दिए गए? विषम संख्याओं के स्क्वायर दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं। लेकिन 6 जो है ये कैसी है? सम संख्या के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि 36 यहाँ पर अलग है। बाकी आपके बिल्कुल एक सीरीज में दिए गए विषम संख्याओं की ऑड नंबर के स्क्वायर की सीरीज दी गई है। और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में आपका 36 दिया गया है, इसे हम लोग बिल्कुल अलग कर लेंगे, यही पद गलत दिया गया है। सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर करना था। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। आपको 2:30 बजे या 2 बजे टेलीग्राम पर क्विज देखने को मिलेगा। सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा और सभी पिछली क्लासेस को देखते रहिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, चैट बॉक्स में दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। वहां पर जाकर के एक एक करके सभी क्लासेस को देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।